हेलो दोस्तों, मैं हूं वंशिका और आप देख रहे हैं बायो एनसीईआरटी 360। तो आज से स्टार्ट हो रहा है द बेस्ट कोर्स फॉर नीट 2025 बायोलॉजी, दैट इज एनसीईआरटी बुलेट। तो आज हम लोग डील करने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो चलो शुरू करते हैं विथ आवर एनसीईआरटी। तो जब आप बैठे हो तो आपके आसपास आप क्या देख रहे हो? आपके हाथ में फ़ोन है, लैपटॉप है आपके सामने, तो आप क्या देख रहे हो? ये सब नॉन लिविंग बीइंग है। और आप हो, आपकी मम्मा है, और ये सब आपका पेट है, वो सब क्या है? वो लिविंग बीइंग है। तो आप सोचते हो यार ये ऐसी कौन सी चीज़ है भाई जो इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट करे? जो चीज़ है जो इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर रही है वो है सेल। सेल जो होता है वो एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है ऑफ लाइफ। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने होते हैं? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ आर फॉर्म ऑफ सेल्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म ऑफ सेल्स। अब क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बने होते हैं एक सेल से, तो उन्हें हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक सेल से बने होते हैं उन्हें हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बहुत सारे सेल से बने होते हैं, अ कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल, मल्टी सेल। तो बहुत सारे से बने हैं तो इसलिए इनको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो all organism are composed of cells. Some are composed of single cell called unicellular organism and some are composed of many cells called multicellular organism. तो ये हमारा इंट्रो था जो कि मैंने आपको पढ़ा रही है, एक एक लाइन कवर हो चुकी है एनसीईआरटी की। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट इज अ सेल। सेल क्या चीज़ है? व्हाट इज अ सेल? तो जब आपने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा तो आपने पक्का ये सोचा होगा यार एक सेल है, हम इतने सारे सेल के बने हुए हैं, तब जाके हम इतने सारे फंक्शन है हमारे बॉडी के अंदर जो कि कंप्लीट हो रहा है, वो एक सेल से क्या वो कर लेता होगा? क्या वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पाता होगा? तो इसका आंसर हमें इस पैराग्राफ में दिया है कि येस, कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो कैपेबल होता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का। इवन वो सारे एसेंशियल फंक्शन जो कि ज़रूरी होते हैं उसको जीने के लिए वो सब परफॉर्म कर लेता है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टिंग एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। ठीक है। उसके बाद ये है कि जैसे कि आपका एक सेल है, ठीक है, एक सेल है, उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होंगे, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ये सब, और फिर न्यूक्लियस। एक कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल ही तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बना रहा है। तो इस लाइन में ये लिखा है कि एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। मतलब एक सेल का स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है तो उससे कुछ भी कम एक इंडिपेंडेंट लिविंग एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो अकेले जी नहीं सकता, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। ठीक है। तो anything less than a complete structure of a cell does not ensure independent living. Hence, cell is the fundamental structural and functional unit of living organism. उसके बाद आए हमारे एंटन वॉन, उसके बाद हमारे कुछ साइंटिस्ट आए, ठीक है, जिन्होंने ये सब सेल न्यूक्लियस ये सब देखा। तो हमारे एक साइंटिस्ट आए एंटन वॉन लीवेनहुक, और दूसरे साइंटिस्ट आए रॉबर्ट ब्राउन। तो एंटन वॉन लीवेनहुक जो थे वो सबसे पहले थे जिन्होंने एक लाइव सेल, जो कि एक लाइव सेल को देखा। एंटन वॉन लीवेनहुक, तुम ऐसे भी याद रख सकते हो कि लीवेनहुक में लीवन, तो ये लाइव सेल से थोड़ा मतलब सिमिलर साउंड कर रहा था, इसलिए लीवेनहुक लाइव सेल। और रॉबर्ट ब्राउन, न्यूक्लियस जो होता है वो थोड़ा ब्राउन ब्राउन कलर का होता है, तो इसलिए इसको किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है। तो एंटन वॉन लीवेनहुक जिसने डिस्क्राइब किया लाइव सेल, और रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया न्यूक्लियस। और जैसे जैसे माइक्रोस्कोप बना, फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना, उसकी हेल्प से हमारे जो सेल का स्ट्रक्चर था उसको हम डिटेल में पढ़ पाए। उसके बाद आती है हमारी सेल थ्योरी। ठीक है। तो आप ना इधर देखो, सेल थ्योरी में क्या होगा, आपको थोड़ी डेट्स होंगे, साइंटिस्ट के नेम होंगे, तो आप हमेशा क्या करना कि डेट और साइंटिस्ट के नेम ना एक साथ लर्न करना, जैसे कि वो उसका सरनेम है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। जैसे कि ये है मैथियस लेडन 1838। तो मैं हमेशा ऐसे प्रेफर करती हूँ कि आप हमेशा इसको एक साथ पढ़ो कि मैथियस लेडन 1838, जो कि क्या थे, जो कि एक जर्मन बोटैनिस्ट थे। ये पूछ लिया जाता है, एनसीईआरटी एक बार पूछा था नीट में, तो याद रखने, जर्मन थे, ब्रिटिश नहीं थे। तो यही वो सब जर्मन बोटैनिस्ट थे। तो वो क्या स्टडी करेंगे? बोटैनिस्ट थे तो उन्होंने प्लांट पे स्टडी की, और उन्होंने कहा कि जो प्लांट की सेल्स हैं वो एक साथ, प्लांट की सेल जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं क्या? प्लांट टिश्यू। प्लांट सेल फॉर्म व्हाट? प्लांट टिश्यू। प्लांट सेल फॉर्म व्हाट? प्लांट टिश्यू। तो मैथियस लेडन 1838, जो कि एक जर्मन बोटैनिस्ट थे, एग्जामिन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल विच फॉर्म टिश्यू ऑफ द प्लांट। उसके बाद थे हमारे
1838 मेथिसलेडन थे, उसके बाद आए हमारे थियोडर श्वान 1839। थियोडर श्वान 1839 जो कि क्या थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, जो कि क्या था, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। अब क्या होगा, तुम जर्मन बोटेनिस्ट, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं तुम्हें एक टेक्निक बताती हूँ, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ट्रिक है, तुम थोड़ा दिमाग में रख सकते हो उससे, तो ईजी होगा तुम्हारे लिए, ठीक है। तो क्या हुआ, टीबी, टीबी जानते हो ना, ट्यूबरक्लोसिस, तो ऐसे याद रखना, टीबी से टी इज़ फॉर थियोडर श्वान, ठीक है, थियोडर श्वान। तो थियोडर श्वान थे जो कि क्या थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, जो कि क्या थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। तो थियोडर श्वान जो कि क्या थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने, वो जूलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने किस पे, ऑब्वियसली किस पे स्टडी की, एनिमल सेल पे, उन्होंने एनिमल सेल पे स्टडी की, और उन्हें ये देखने को मिला एनिमल सेल के अंदर कि जो उसकी जो बाहर की मेम्ब्रेन है ना, वो बाहर की जो लेयर है, वो थिन लेयर, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बाहर की जो लेयर है, डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर है, वो एनिमल सेल में क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और वही जब उसने कहा कि प्लांट सेल की जब मैंने स्टडी की, तो मेरे को बाहर की लेयर जो है वो सेल वॉल देखने को मिली। बाहर की लेयर क्या देखने को मिली, सेल वॉल। और सेल वॉल के अंदर क्या देखा उन्होंने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इट वॉज एनिमल सेल, एनिमल सेल की सबसे बाहर की लेयर थी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लांट सेल की सबसे बाहर की लेयर थी हमारी सेल वॉल। तो इन्होंने बोला कि ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थियोडर श्वान 1839 ने इन्होंने कहा कि जो एनिमल सेल्स होते हैं वो एनिमल सेल पे स्टडी की, और उन्होंने कहा कि उनके पास थिन आउटर लेयर होती है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ही ऑल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन हिज स्टडी ऑन प्लांट टिश्यू दैट द प्रेजेंस ऑफ अ सेल वॉल एक यूनिक कैरेक्टर है प्लांट सेल का। ये जो इनके ऊपर सेल वॉल है, क्या है, ये एक यूनिक कैरेक्टर है प्लांट सेल का, ठीक है। और उन्होंने इसके बेसिस पे एक हाइपोथेसिस दी, इन्होंने प्रपोज दी हाइपोथेसिस कि जो एनिमल सेल है और जो प्लांट सेल होते हैं वो कंपोज होता है सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स के। तो एनिमल सेल एंड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ठीक है, श्वान की हाइपोथेसिस। तो क्या हुआ, श्वान और स्लेडन ने एक साथ मिलकर सेल थ्योरी तो दे दी, इन्होंने एक साथ मिलकर सेल थ्योरी तो दे दी, लेकिन ये एक चीज़ नहीं एक्सप्लेन कर पाए, क्या, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए जो ये सेल है ये बन कैसे रहा है, ये सेल जो है वो बन कैसे रहा है, ये इन्होंने तो अपनी सेल थ्योरी में बताया नहीं। तो दिस थ्योरी हाउएवर दे डिड नॉट एक्सप्लेन एज हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म। तो उसके बाद हमारे आए दूसरे साइंटिस्ट रडोल्फ वर्चॉ 1855। रडोल्फ वर्चॉ 1855 इन्होंने बोला कि जो सेल होते हैं वो डिवाइड करते हैं और फॉर्म करते हैं न्यू सेल। द सेल्स डिवाइड एंड फॉर्म न्यू सेल्स। तो हम ये कह सकते हैं कि जो न्यू सेल्स होते हैं वो अराइज करते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसको हम कहते हैं ऑमनी सेलुला ई सेलुला। तो रडोल्फ वर्चॉ 1855 ने एक्सप्लेन किया कि सेल डिवाइड करते हैं एंड द न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। नए सेल जो होते हैं वो पुराने सेल से फॉर्म होते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑमनिस सेलुला ई सेलुला, ऑमनिस सेलुला ई सेलुला। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने हाइपोथेसिस को मॉडिफाई किया, स्लेडर और श्वान की जो हाइपोथेसिस थी उसको मॉडिफाई किया, और इन्होंने फाइनल शेप दिया सेल थ्योरी को। इन्होंने क्या दिया, फाइनल शेप दिया सेल थ्योरी को। तो सेल थ्योरी के जो होता है वो 2 पॉइंट होते हैं। एक होता है कि आज जो हम सेल थ्योरी पढ़ते हैं उसमें 2 पॉइंट होते हैं, एक स्लेडर और श्वान का और एक रडोल्फ वर्चॉ का। स्लेडर और श्वान का ये पॉइंट कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, और all cells arise from pre-existing cell. Omnis cellula NCERT में गिवन है ओवरव्यू ऑफ सेल। ओवरव्यू मतलब जस्ट उन्होंने ऊपर से बताया कि सेल के अंदर क्या है, एनिमल सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर यूकैरियोट्स क्या है, प्रोकैरियोट्स क्या है, ठीक है, जस्ट ऊपर से। तो वही चीज़ अब अभी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एन ओवरव्यू ऑफ सेल। तो क्या हुआ कि आपने ये देखो ये वाला चीज़ तो किया होगा बायोलॉजी लैब में कि तुम्हें मैम ने बोला होगा कि आप घर से एक अनियन पील लाना और उसे ऑब्जर्व करने को बोला होगा माइक्रोस्कोप के नीचे, ठीक है। अनियन पील को ऑब्जर्व किया तो उसके अंदर एनियन सेल दिखे, और ह्यूमन चीक सेल को भी बोला होगा अपने माउथ से ह्यूमन चीक सेल निकालो और उसे ऑब्जर्व करो उसके अंदर। तो जब इन्होंने क्या किया कि हमारे ह्यूमन चीक सेल को और प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उन्हें ये देखने को मिला जो हमारा जो प्लांट सेल है ना उसकी बाहर की लेयर हमें हमारे जो एनिमल सेल है उसकी बाहर की लेयर हमें क्या देखने को मिली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो हमारा जो प्लांट सेल है उसकी बाहर की लेयर क्या थी, सेल वॉल थी। तो इन्होंने ये बोला कि जो अनियन सेल है जो कि एक टिपिकल प्लांट सेल है, उसकी जो सेल
सेल वॉल है वो इसकी आउटर बाउंड्री फॉर्म कर रही है, और ह्यूमन चेक सेल के अंदर जो आउटर बाउंड्री फॉर्म कर रही है, डिलिमिटिंग स्ट्रक्चरल फॉर्म कर रही है, वो है आउटर मेम्ब्रेन, बोलते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर उसे आप सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हो। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब आप जो नॉर्मल सेल देखो, सेल, एक सेल के अंदर क्या होता है, एक सेल के अंदर होता है डेंस मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, डेंस मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होता है, मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है। ठीक है, क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए देखने को मिला। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो हमारा सेल है उसके अंदर हमारा डेंस मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होगा, क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए देखने को मिला। और उन्होंने कहा कि जो हमारा ये सेल है, और सेल के अंदर ना एक ऐसे फ्लूइड है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। इस सेमी फ्लूइड मतलब ये पानी जैसा नहीं है एकदम, ठीक है, ये थोड़ा ऐसे नहीं होता गिलगिला टाइप, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो ये है सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, जिसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं हम जिसे, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो अभी हम ये रीड कर लेते हैं एक बार एनसीईआरटी से। तो इन्होंने ये कहा कि इनसाइड ईच सेल एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। इस न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है, फिर क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए देखने को मिलता है। उसके बाद ये कहा कि इस अभी साइटोप्लाज्म की बात करेंगे हम। उसके बाद हमारे यूकेरियोट और प्रोकैरियोट। यूकेरियोट क्या होता है, यूकेरियोट और प्रोकैरियोट। यूकेरियोट में क्या होता है कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई देखने को मिलता है। ठीक है, और जो प्रोकैरियोट में होता है उस न्यूक्लियाई में ना वो नहीं होता, उस न्यूक्लियाई में मेम्ब्रेन नहीं होती, जस्ट नॉर्मली ऐसे सारे जेनेटिक मटेरियल नंगे घूम रहे होते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म में तो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई देखने को मिलेंगे हमें यूकेरियोट में। प्रोकैरियोट में कोई मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई नहीं देखने को मिलेगा। यूकेरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली देखने को मिलेगी, और यूकेरियोट में नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली देखने को मिलती है। कोई मेम्ब्रेन नहीं होना चाहिए। प्रोकैरियोट को सख्त नफरत है मेम्ब्रेन से, ऐसे याद रखना, प्रोकैरियोट को सख्त नफरत है मेम्ब्रेन से। तो ये हो गया हमारा यूकेरियोट और प्रोकैरियोट। और दोनों यूकेरियोट प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्म होता है। दोनों यूकेरियोट प्रोकैरियोट में क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। अभी साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म जो होता है एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है। ठीक है, जो कि ऑक्यूपाइज करता है वॉल्यूम ऑफ द सेल। देख रहे पूरे सेल में है, इसलिए ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल। ठीक है, द साइटोप्लाज्म जो होता है मेन एरिया है जहाँ पे सारी सेलुलर एक्टिविटीज़ हो रही है। साइटोप्लाज्म इज़ द मेन एरिया जहाँ पे सारी सेलुलर एक्टिविटीज़ हो रही है, और सारे रिएक्शन हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है सेल के अंदर, ताकि वो सेल को लिविंग स्टेट में रख सके। तो साइटोप्लाज्म इज़ अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, जहाँ ये मेन एरिया है सारे सेलुलर एक्टिविटीज़ का, जहाँ पे अलग अलग टाइप के केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं ताकि हम सेल को लिविंग स्टेट में रख सके, तो हमने ये वाला पैराग्राफ भी पूरा कंप्लीट कर लिया है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पैराग्राफ। क्या होता है, जो हमारे यूकेरियोट्स होते हैं ना, उसके अंदर तुमने सुना होगा ऑर्गेनेलीज होती हैं। ऑर्गेनेलीज होती क्या है, ऑर्गेनेलीज आर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, तो बीच में न्यूक्लियस होगा। ठीक है, अब क्या होता है, ऑर्गेनेली आर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, जो कि हमें यूकेरियोटिक में देखने को मिलती है। ठीक है, कुछ ऑर्गेनेली का एग्जाम्पल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडी, वैक्यूल्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडी एंड वैक्यूल्स। द प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं, तुम्हें पता है द प्रोकैरियोटिक सेल लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, मैंने तुम्हें पहले बता दिया था, उनको मेम्ब्रेन से नफरत है, तो उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी नहीं होती है। उसके बाद ना मैंने तुम्हें यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, ये पॉइंट जरा ध्यान देना, वेट अ सेकेंड। ओके, ये पॉइंट मैंने ये लिखा है कि जो तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली दो होते हैं, एक है राइबोसोम और एक है हमारे सेंट्रियोल। राइबोसोम और सेंट्रियोल ही नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। राइबोसोम क्या है, दोनों में, प्रोकैरियोट में भी देखने को मिलेंगी, और वेट अ सेकेंड, हाँ, जो राइबोसोम है हमारे प्रोकैरियोट्स में भी देखने को मिलेंगी और यूकैरियोट्स में भी देखने को मिलेंगी। जो सेंट्रियोल है वो सिर्फ यूकैरियोट के एनिमल सेल में देखने को मिलता है। इवन दो वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, तभी वो यूकैरियोट में देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ एक्सेप्शन है। क्या है ये, एक्सेप्शन, इसलिए मैंने ये अलग से लिख दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, ताकि आपको क्या ना हो, कन्फ्यूजन
ना हो। तो चलो अभी हम पढ़ते हैं राइबोसोम और सेंट्रोसोम के बारे में, ठीक है। तो ये जो राइबोसोम होता है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, जो कि दोनों तुम्हें पता है यूकेरियोट में भी मिलेगी, प्रोकैरियोट में भी मिलेगी। ये ना बहुत सारी जगह पे पाई जाती है, ये चीज़ ज़रूरी है इसकी, ये वाली लाइन, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। ये बहुत सारी जगह पे पाई जाती है, जैसे कि साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेगी, तुम्हें पता है राइबोसोम में साइटोप्लाज्म में तो होगी, क्योंकि वो ऑर्गेनेली है, तो किधर होगी, साइटोप्लाज्म में होगी। और जो प्लांट में क्लोरोप्लास्ट होता है ना, तो क्लोरोप्लास्ट में होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, कहाँ पे होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, पावर हाउस ऑफ द सेल। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होगी, रफ एंडो RER के ऊपर होती है, RER के ऊपर होती है। तो ठीक है, ये CC बोल तो साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट के अंदर होता है उसके अंदर मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो कि पावर हाउस है, और RER बोल तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मिलती है, ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं सेंट्रियोल बोल तो सेंट्रोजोम की। तो जो हमारे जो सेंट्रियोल है वो कहाँ पे देखने को मिलता है, एनिमल सेल में, ठीक है। ये एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जो कि हमें एनिमल सेल में देखने को मिलेगा, जो कि हेल्प करता है किसमें, सेल डिवीजन में। ये याद रखना, सेंट्रोजोम किस में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में। ये मैंने इधर मार्क नहीं किया क्योंकि ये आगे आपको बहुत अच्छे से पूरा इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है, तो आपको पता चल जाएगा ये हेल्प करता है किसमें, सेल डिवीजन में। उसके बाद क्या होता है कि सेल जो होता है वो बहुत अलग अलग साइज़ के होता है, शेप के होता है, ठीक है, अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। तो कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनको हमें पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है, तो उन सेल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। और उसमें से कुछ एक सेल है स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, माइकोप्लाज्मा जो होता है सबसे छोटा सेल है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा इज अ स्मॉलेस्ट सेल जो कि 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, याद रखना है लेंथ वाइज थी 0.3 माइक्रोमीटर का होगा, आ सकता है ना। तो माइक्रोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल जो कि सिर्फ 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ में होता है, ठीक है। उसके बाद अगर माइक्रोप्लाज्मा पढ़ लिया, उसके बाद आता है हमारा बैक्टीरिया। उसके बाद क्या आता है हमारा बैक्टीरिया जो कि कितना होगा 3 से 5 माइक्रोमीटर का। बैक्टीरिया कितने का होता है हमारा, 3 से 5 माइक्रोमीटर का, ठीक है। माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, बैक्टीरिया 3 से 5 माइक्रोमीटर का। और लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल कौन किसका है, एक ऑस्ट्रिच का अंडा, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल। उसके बाद आता है हमारे मल्टी सेलुलर में ह्यूमन RBC। हमारी जो RBC होती है वो कितने की होगी, वो होती है 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ह्यूमन RBC इज ऑफ 7 माइक्रोमीटर इन डायामीटर, याद रखना डायामीटर में कितने की होती है, 7.0 माइक्रोमीटर की होती है, ठीक है। और जो लॉन्गेस्ट सेल इज नर्व सेल। लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है, नर्व सेल का है, लॉन्गेस्ट सेल इज नर्व सेल। अब हम बात करेंगे शेप की। जो शेप जो होता है अलग अलग शेप के होता है, पॉलीगोनल, कॉलमनार, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक, इरेगुलर, ठीक है। ये अलग अलग शेप के क्यों होते हैं, क्योंकि ये अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, हर एक सेल का अलग फंक्शन है, अलग शेप है, इसलिए ये अलग शेप के होते हैं। द शेप ऑफ द सेल वेराई विद द फंक्शन दे परफॉर्म, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करें, इसलिए वो अलग अलग शेप के होते हैं। उसके बाद हम ये वाला जो डायग्राम्स है वो भी पढ़ लेते हैं, ओके। तो ये जो हमारा RBC है, ठीक है, RBC जो होता है वो राउंड और बाइकॉनकेव शेप का होता है। RBC कैसा होता है, राउंड और बाइकॉनकेव शेप के होते हैं। और WBC अमीबा का शेप नहीं होता ऐसे एमेबॉइड शेप, तो WBC एमेबॉइड शेप के होते हैं। और कॉलमनार एपिथेलियल सेल लॉन्ग और नैरो होते हैं, लंबे और पतले होते हैं, लॉन्ग एंड नैरो होते हैं कॉलमनार एपिथेलियल सेल। और हमारे जो नर्व सेल होते हैं तुम्हें पता है ब्रांच्ड होता है, और लॉन्गेस्ट सेल तो है ही वो, तो ब्रांच्ड और लॉन्ग होता है। ट्रैकियार्ड जो कि हमारे प्लांट में देखने को मिलता है इलोंगेटेड होता है। मीजोफिल सेल प्लांट में देखने को मिलता है राउंड और ओवल होता है, ठीक है। ये चीज़ आप एक बार याद रख लेना उसका सेल का स्ट्रक्चर। तो हमने ये पूरा पढ़ लिया। इसके बाद हमारा स्टार्ट होगा हमारा प्रोकैरियोटिक सेल। कि मैंने तुम्हें प्रोकैरियोटिक के बारे में बताया था कि प्रोकैरियोटिक जो होते हैं उनमें नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होंगे और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है। तो इसके अंदर ना आते कौन कौन से मेंबर है, क्या कौन सी चीज़ होती है जो कि प्रोकैरियोटिक होती है। तो ये हमारे NCERT में गिवन है, बैक्टीरिया वो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है। ब्लू ग्रीन एल्गाई जिसे हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, तो एल्गाई से ना लोग कंफ्यूज होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गाई सब बैक्टीरिया, याद
याद रखना, दैट इज साइनोबैक्टीरिया, मैंने इसलिए ऊपर लिख दिया है। तो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गाई दैट इज साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा पता है स्मॉल सेल, PPLO प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये सब आते हैं हमारे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गाई दैट इज साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, PPLO प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये क्या होता है ना, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ना, बहुत चिन्नू चुन्नू से होता है, बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो छोटे होते हैं तो बहुत जल्दी बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब जो यूकैरियोटिक सेल है ना उससे ज़्यादा तेज़ ये मल्टीप्लाई करता है। तो दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल। छोटे से होते हैं और ज़्यादा तेज़ मल्टीप्लाई करता है यूकैरियोटिक सेल से। ये अलग अलग शेप के और साइज़ के होते हैं। तो जो बैक्टीरिया के ना 4 बेसिक शेप हैं। एक है बैसिलस जिसे हम कहते हैं रॉड लाइक, एक है कोकस स्फेरिकल, विब्रियो कॉमा शेप्ड, स्पाइरलम स्पाइरल शेप। तो ये 4 शेप याद होने चाहिए कि बैसिलस रॉड लाइक, कोका स्फेरिकल, विब्रियो कॉमा शेप्ड के होता है, स्पाइरलम स्पाइरल। तो बैक्टीरिया 4 मेन शेप के होते हैं। तो मैं तुम्हें ना इसे थोड़ा याद करने का तरीका बताती हूँ। बैसिलस रॉड शेप, तो ऐसे याद रखना, बेबी को बेस पसंद है तो बेस पे किससे मारोगे, रॉड से मारोगे। तो बेबी को बेस पसंद है बैसिलस रॉड लाइक। ठीक है, बैसिलस रॉड लाइक। और कोकस स्फेरिकल, वो गाना है ना, हाय नी तेरा कोक्का, हाय नी तेरा कोक्का। तो कोक्का क्या होता है, जो नाक में पहनते हैं ना नथ, उसे कोक्का कहते हैं। तो कोक्का क्या होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। ठीक है, तो कोक्का स्फेरिकल। विब्रियो कॉमा शेप का होगा। स्पाइरलम नाम से पता चल रहा है स्पाइरल शेप का, स्पाइरलम स्पाइरल शेप का। तो ठीक है, पता चल गया बेबी को बेस पसंद है, रॉड लाइक, कोक्का, हाय नी तेरा कोक्का, स्फेरिकल, विब्रियो कॉमा शेप, स्पाइरलम स्पाइरल शेप। उसके बाद क्या होता है, ये वाली लाइन थोड़ा ध्यान से पढ़ना। जो the organization of prokaryotic cell is fundamentally similar, though prokaryotic exhibit wide variety of shape and function। क्या होता है कि जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ना, उनका अंदर का स्ट्रक्चर तो सेम होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन हर एक चीज़ का तो सेम ही होता है, लेकिन वो अलग अलग शेप के होते हैं और अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। याद रखना, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उनका अंदर का स्ट्रक्चर और वो सब सेम ही है, लेकिन वो अलग अलग शेप के होते हैं और अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज़ फंडामेंटली सिमिलर इवन दो प्रोकैरियोट exhibit a wide variety of shape and function। wide variety of shape and function exhibit करते हैं, even though उनका fundamental structure जो होता है वो similar होता है। तो ये हो गया। उसके बाद हमारा ये आता है प्रोकैरियोट्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी जगह नीचे मैं एक्सप्लेन कर दूँगी ना तुम्हें सब कुछ। ओके, तो चलो हम पढ़ते हैं कि जो हमारा जैसे कि नॉर्मली होता है। ठीक है, मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर बताया प्रोकैरियोट का जो स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो सबसे बाहर क्या है, सेल वॉल है। सेल वॉल के अंदर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन कह लो। सेल वॉल है, अंदर सेल मेम्ब्रेन है। लेकिन माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता है, एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। ये चीज़ याद रखना, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। वैसे प्रोकैरियोट में सेल वॉल होगी, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होगी, लेकिन एक एक्सेप्शन है, दैट इज़ माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता है, इसलिए वो स्मॉल सेल है ना, इसीलिए समझ ऐसे याद रखना है। वो स्मॉल सेल है तो उनमें वो नहीं होगा, क्या नहीं होगा, माइकोप्लाज्मा नहीं होगा। और जैसे जनरली आपको पता है कि सेल होगा, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होगा, सेल होगा, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होगा, तो इनके अंदर भी साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है। लेकिन जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता, क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन नहीं होते, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होते। क्योंकि तुम्हें पता है कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो होता है वो वेल डिफाइंड नहीं है, तो जो इसकी जो जेनेटिक मटेरियल है ना वो नेकेड होते हैं और वो पूरे साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़े होते हैं, क्योंकि इसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, और इसी चीज़ को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। मैंने तुम्हें पहले भी एनसीईआरटी में लिखा है एक्स्ट्रा पॉइंट, वो चीज़ तुम देख लेना। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जो इनका जेनेटिक मटेरियल होता है वो नेकेड होता है, क्योंकि वो नॉट एनवेलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन तो होती नहीं है, इसलिए जो इनका जेनेटिक मटेरियल होगा वो नेकेड होगा। अब क्या होगा ना, ये देखो, जैसे ये तुम्हारा सेल है प्रोकैरियोटिक सेल, एक तो ये हो गया जीनोमिक डीएनए। ठीक है, मतलब ये जो जेनेटिक डीएनए होता है, इसके साथ इनके पास कुछ एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए भी होते हैं, कुछ गोल गोल से डीएनए भी होते हैं। ठीक है, बहुत सारे एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए भी होते हैं, इन्हें हम कहते हैं प्लाज्मिड। इन्हें हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। तो ठीक है, एक होता है इनका जीनोमिक डीएनए,
जीनोमिक डीएनए और एक होता है प्लाज्मिड जो कि एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है, स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है जो कि एक क्रोमोसोम के होता है, जो कि एक क्रोमोसोम के होते हैं। ये हमारे एनसीईआरटी में लिखा है, तो मैं आपको बता देती हूँ, एक बार आप लोग रीड कर लेते हैं, ठीक है, एक बार रीड कर लेते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारा जो इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए, छोटे सर्कुलर डीएनए होते हैं आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए के बाहर, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड, तो जो हमारा ये जीनोमिक डीएनए है, जो हमारा ये जीनोमिक डीएनए के बाद बाहर हमारा एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है जो कि सिंगल क्रोमोसोम का होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। और अब ये जो प्लाज्मिड है ना, इसके बहुत सारे काम है, ऐसे नहीं है भाई एक्स्ट्रा इन्होंने ऐसे ही नहीं रखा, हर चीज़ का मतलब है, हर चीज़ का कोई ना कोई काम है, बिना काम के तो अभी इंसान भी नहीं रहता, तो ये तो प्लाज्मिड है भाई, बैक्टीरिया है, बहुत सोच समझ के काम करेगा, ठीक है। तो जो प्लाज्मिड है ना इसका, तो प्लाज्मिड के 3 मेन फंक्शन होते हैं, वो तुम्हें याद रखना है, जो कि हमारे एनसीईआरटी में गिवन है। और ये जो 3 फंक्शन है ना, वो है कि इनके पास यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर देते हैं। फिनोटाइपिक मतलब ऊपर से जो फिजिकली दिखता है ना, फिनोटाइपिक कैरेक्टर कहते हैं। तो ये एक फिनोटाइपिक कैरेक्टर देते हैं बैक्टीरिया को, ये उनको रेजिस्टेंस बनाता है एंटीबायोटिक से। जैसे तुम्हारे अंदर कोई डिसीज़ हुई, बैक्टीरियल डिसीज़ हुई, तो तुम कितनी भी एंटीबायोटिक खा लो, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो रेजिस्टेंट है, क्योंकि वो खुद को बचा सकते हैं एंटीबायोटिक से, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा एंटीबायोटिक से, ठीक है। तो ये 3 क्वालिटीज़ देती है, फिनोटाइपिक कैरेक्टर देती है, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक देती है, और इवन ये मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विथ फॉरेन डीएनए में हेल्प करती है। मतलब मैं तुम्हें बताती हूँ, जैसे कि ये है, ओके, तो जैसे कि ये सेल है, ठीक है, मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। इस बैक्टीरिया के अंदर हमने एक डीएनए डाल दिया, बाहर का डीएनए डाल दिया, फॉरेन डीएनए। इसके वजह से जो बैक्टीरिया में चेंज आएगा उसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। इस फॉरेन डीएनए की वजह से जो बैक्टीरिया में चेंज आएगा उसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये इवन मॉनिटर करती है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। तो 3 काम आपको प्लाज्मिड के पता चल गए। वन इज़ फिनोटाइपिक कैरेक्टर, द second is resistance to antibiotic and monitor bacterial transformation with foreign DNA, ठीक है। और उसके बाद ये बेसिक चीज़ है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, कोई ऑर्गेनल ही नहीं होता इनके पास। और इसके बाद है एक्सेप्ट राइबोसोम, बस एक राइबोसोम है, तुम्हें पता है इनके पास राइबोसोम तो प्रोकैरियोटिक में भी यूकैरियोटिक में भी होता है। और इनके पास कुछ स्पेशल चीज़ें, बताओ कौन कौन सी स्पेशल चीज़ें हैं इनके पास? 2 स्पेशल चीज़ें हैं जो कि हम आगे ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, बट इधर बताया हुआ है इस वाले पैराग्राफ में कि इनके पास 2 स्पेशल चीज़ें, एक है इंक्लूजन बॉडी और एक है मीजोसोम। इंक्लूजन बॉडी जो होती है वो रिजर्व मटेरियल के लिए, मतलब समझ लो खाना स्टोर करने के लिए, ऐसे बस बता रही हूँ, रिजर्व मटेरियल के काम आती है, ठीक है। तो इंक्लूजन बॉडी होता है मीजोसोम जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिफ्रेंशिएटेड पार्ट है। जैसे कि हमारा, वेट अ सेकंड, ब्लैक ही लेते हैं, जैसे कि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकले होते हैं, इन्हें हम कहते हैं मीजोसोम। तो इनके पास 2 अलग चीज़ें, एक है इंक्लूजन बॉडी जो कि यूनिक है इनके लिए, और एक है मीजोसोम जो होते हैं स्पेशलाइज्ड डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म होते हैं सेल मेम्ब्रेन के। मैंने बताया था ना, सेल मेम्ब्रेन से निकले हुए होते हैं, तो डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म होते हैं सेल मेम्ब्रेन के। तो दे आर एसेंशियल इन फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। याद रखना, सेल मेम्ब्रेन से ही निकलते हैं, सेल वॉल से नहीं, सेल मेम्ब्रेन से निकलते हैं, इसलिए बार बार सेल मेम्ब्रेन पे फोकस किया गया है, ठीक है, ओके। उसके बाद ये तुम यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लेना, साइज़ देख लेना, याद कर लेना, ठीक है। कुछ साइज़ दिया है कि टिपिकल जो यूकैरियोटिक सेल है उसका 10 से 20 माइक्रोमीटर होगा, बैक्टीरिया का 1 से 2 माइक्रोमीटर, मैंने बता दिया था 3 से 5 माइक्रोमीटर होता है, वैसे बैक्टीरिया 3 से 5 माइक्रोमीटर के होते हैं, ठीक है। और PPLO 0.51 माइक्रोमीटर जितना, ठीक है। और उसके बाद वायरसेस 0.02 से 0.2। और ये एक चीज़ याद रखना, वायरसेस जो होता है वो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते, तो इसलिए वो एक्सेप्शन होते हैं सेल थ्योरी के। मैंने इसलिए इधर लिख दिया है कि वायरसेस आर एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, ओके, वायरसेस आर एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। बाकी ये तुम थोड़ा थोड़ा ध्यान में रख लेना, माइंड में इतना कुछ नहीं है, बट स्टिल, ठीक है, हमें एक एक पॉइंट आना चाहिए एनसीईआरटी का, तो मैं तुम्हें सब बताऊँगी, एक एक डायग्राम, हर एक चीज़ आपको बताई जाएगी यहाँ पे, और जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो सब लिख दिए जाएंगे। तो अब हम बात करेंगे प्रोकैरियोट्स की, ठीक है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रोकैरियोट्स की बात करें, तो अभी हम बात करेंगे प्रोकैरियोट्स के सेल एनवलप की और उसकी मॉडिफिकेशन की। तो क्या होता है कि
जैसे यूकेरियोट में अलग सेल एनवलप सिस्टम होगा, प्रोकैरियोट में अलग सेल एनवलप सिस्टम है, ठीक है। तो ये है कि जो प्रोकैरियोट होते हैं उनके पास केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप होता है, उनका थोड़ा ना सेल एनवलप जो होता है केमिकली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। कैसे? ये ना टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है इनके पास। कैसे? एक सबसे बाहर होगा, 3 लेयर के बने होते हैं, इसलिए केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप होता है प्रोकैरियोट के। सबसे बाहर होगा, एक उसके अंदर होगा और से एक सबसे अंदर होगा। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है ना, उसे हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। जो आउटर मोस्ट लेयर है उसे हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। और उसके अंदर होता है हमारा सेल वॉल, उसके अंदर होता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे बाहर है हमारा ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन। सबसे अंदर क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। तो इसलिए प्रोकैरियोट्स के पास केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप होता है, टाइटली बाउंड 3 लेयर के स्ट्रक्चर होता है। सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर सेल वॉल, फिर उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इवन दो ये जो 3 लेयर है ना वो अलग अलग काम परफॉर्म करेंगे, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स कुछ और काम कर रहा है, हमारा सेल वॉल कुछ और काम कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन कुछ और काम कर रहा है, ठीक है। तीनों के अलग अलग फंक्शन है, लेकिन ये एक साथ काम करते हैं, टीम वर्क करते हैं, इसलिए ये एक्ट करते हैं सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। इसलिए मैंने यहाँ पे भी लिख दिया सिंगल एनवलप सिस्टम हमें प्रोकैरियोट के अंदर देखने को मिलेगा। इवन दो वो 3 लेयर के बने हैं तब भी वो एक साथ एकजुट होकर काम करते हैं, ठीक है। अलग अलग काम करेंगे लेकिन एकजुट होकर करेंगे, ठीक है। तो ऑल्दो ईच लेयर ऑफ द एनवलप सिस्टम perform distinct function, they act together as single protective unit, they act together as, इसीलिए ऑल्दो ईच लेयर जो होता है वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है लेकिन एक्ट करते हैं टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, इसलिए मैंने इधर लिखा भी है सिंगल एनवलप सिस्टम। तो क्या होता है कि दो बेसिस के ऊपर ना हमने बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में बांट दिया, बैक्टीरिया को हमने 2 ग्रुप में बांट दिया। किस बेसिस के ऊपर? ऑन द बेसिस ऑफ सेल एनवलप के बेसिस पे, और स्टेनिंग प्रोसीजर, मतलब अगर हम उनमें कलर डाल रहे हैं ना तो उस कलर के साथ क्या कर रहे हैं उसके ऊपर हमने बैक्टीरिया को 2 में बांट दिया, एक ग्राम पॉजिटिव और एक है ग्राम नेगेटिव, ठीक है। किस बेसिस पे? 2 बेसिस पे, एक इनके सेल एनवलप के बेसिस पे और उनके स्टेनिंग प्रोसीजर। स्टेनिंग इस वर्ड, हम उन्हें कलर कर रहे हैं और वो डाई कर रहे हैं और उसको वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे हमने बांट दिया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। अब क्या होता है, बच्चे थोड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं, यार कौन स्टेन लेगा कौन नहीं लेगा। तो ऐसे याद रखना, पॉजिटिव लोग कैसे होते हैं? देख, पॉजिटिव लोग ना बहुत जल्दी पॉजिटिव वाइब को ले लेते हैं अपने अंदर। क्या कहते हैं? पॉजिटिव लोग पॉजिटिव वाइब लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव जो होता है वो हमारे स्टेन को लेगा, ठीक है, इट टेक अप द स्टेन। और जो ग्राम नेगेटिव है, पॉजिटिव चीज़ पास है ना तब भी भगा देगा, उसके मम्मी पापा कितना भी बोलते रहे पॉजिटिव, वो कहेगा नहीं भाई मेरे को तो एक्सेप्ट नहीं करना। तो ये जो ग्राम नेगेटिव है वो स्टेन को नहीं लेगा, वो पॉजिटिव चीज़ को वो स्टेन को नहीं लेगा। तो ऐसे याद रखना कि ग्राम पॉजिटिव स्टेन को ले लेगा और टेक अप द स्टेन, एंड ग्राम नेगेटिव डू नॉट। तो ये लिखा हुआ है कि बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन द एश सेल एनवलप एंड द मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड टू द स्टेनिंग प्रोसीजर, तो ग्राम ने बांटा उसको ग्राम पॉजिटिव में, ग्राम नेगेटिव में, ग्राम पॉजिटिव विच टेक अप द ग्राम स्टेन एंड ग्राम नेगेटिव जो स्टेन को नहीं लेते हैं। तो ये पता चल गया ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। अब क्या है कि हमने जो तीनों लेयर पढ़ी है ना इस सेल एनवलप की, इसको हम अलग अलग पढ़ेंगे, जैसे लाइक ग्लाइकोकैलिक्स को अलग, फिर सेल वॉल को अलग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अलग। तो चलो आप थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, तो कि ताकि आपको दिक्कत ना हो। बाकी आप लोग ना बिना एनसीईआरटी के बैठना मत गलती से, ये सोचो कि पीडीएफ से पढ़ लूँगा, नहीं, आपकी एनसीईआरटी आपके सामने चाहिए और मैं जैसे जैसे पढ़ा रही हूँ आप अपनी उंगली या फिर अपने फिंगर या फिर अपने पेन उसके साथ मूव करते रहिए, समझे। जस्ट बैठ के लेट कर नहीं देखना आपको ये लेक्चर। तो अब हम बात करते हैं ग्लाइकोकैलिक्स की। जो ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है वो ग्लाइकोकैलिक्स है, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स डिफर्स इन कॉम्पोजिशन, वो अलग अलग कॉम्पोजिशन और अलग अलग थिकनेस का होता है अलग अलग बैक्टीरिया में। तो क्या होता है कुछ बैक्टीरिया में ना ये ग्लाइकोकैलिक्स जो है, ये बाहर की जो लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स, वो एकदम ऐसी होगी स्लाइम जैसी, समझ रहे, लूज शीट फॉर्म में, ऐसी ऐसी। तो लूज शीट फॉर्म में हुई तो इसे कहते हैं स्लाइम लेयर, ठीक है। और कुछ बैक्टीरिया में ये क्या होगी, टफ होगी किसके जैसे, कैप्सूल जैसे, कैप्सूल कहेंगे इसे, ठीक है। तो हमारे जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो 2 कभी कभार स्लाइम लेयर के फॉर्म में होगी, कभी कभार कैसी होगी,
टफ कैप्सूल की तरह होगी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कॉम्पोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। ये लूज शीट के फॉर्म में भी हो सकती है जैसे कि स्लाइम लेयर, थिक और टफ भी हो सकती है जैसे कि कैप्सूल। तो हमारा ग्लाइकोकैलिक्स हो गया। ग्लाइकोकैलिक्स के बाद हमारा जो उसके अंदर जो लेयर थी वो थी सेल वॉल। तो सेल वॉल, जब भी तुम सेल वॉल पढ़ो ना यार, तुम बैठे हो रूम में, बैठे हो तो रूम की दीवारों को देखो, जो दीवार है वही हमारी सेल वॉल है, सेम काम करती है। जैसे कि हमारी दीवार क्या कर रही है, हमारे रूम को शेप दे रही है, तो जो सेल वॉल होती है वो शेप देती है सेल को, ठीक है, हमारे सेल को। और जैसे हमारे दीवार की रूम और क्या कर रही है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है ना हमारे घर को। स्ट्रक्चरल सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रही है, हमारी दीवारें प्रोवाइड कर रही है। तो ये दीवार जो हो, वैसे ही सेल वॉल होती है जो कि प्रोवाइड करती है स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट। और ये क्या कर रही है, जो हमारी दीवारें हमें बचा रही है कि हम धूप में ना आए, ज़्यादा बारिश है तो हम उससे बचे रहें। तो वैसे ही ये बैक्टीरिया को बचाते हैं उनको फटने से, उनको बर्स्ट या कोलैप्स होने थे। जैसे कि तुम अगर ज़्यादा धूप में रहो ना, तुम फट जाओगे, मतलब तुम्हारा सर फटने लगेगा। वैसे ये बैक्टीरिया को बचाती है फ्रॉम कोलैप्सिंग एंड बर्स्टिंग। तो ये तुम्हें सेल वॉल जब भी याद आए तो दीवारें याद करना, अपने रूम की दीवारें, ठीक है। तो सेल वॉल प्रोवाइड करता है शेप टू द सेल, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड ऑल्सो प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बर्स्टिंग एंड कोलैप्सिंग। 3 फंक्शन है सेल वॉल के, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सबसे हमारी इनर मोस्ट लेयर है वो क्या होती है, वो होती है सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल, जब भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आता है ना, लड़की है भाई, वो लड़की है। लड़की है मतलब ये नहीं बोले कि अंदर है इसलिए लड़की है, लड़की है मतलब वो सेलेक्ट करते हैं। वो जैसे लड़के नहीं होते कि अच्छा भाई तेरे को अंदर आना है, ठीक है तू आ जा मेरे लाइफ में, तू तू निकल जा शांति से मेरे लाइफ से, ठीक है। तो ये ऐसी है, ये कहते हैं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो ऐसी है, वो कुछ को ही अंदर आने लेती है। बोलते अच्छा तू आ रहा है आ जा, तू आ रहा है आ जा, तू निकल जा, गलती से भी अंदर मत आइयो, ठीक है। तो ये होती है सेलेक्टिवली परमिशन देती है, ठीक है। तो दे आर सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। और ये इंटरैक्ट करती है, मैंने सॉरी मार्क करना भूल गई, ये इंटरैक्ट करती है, बल्कि ये ज़रूरी है, ये इंटरैक्ट करते हैं विद द आउटसाइड वर्ल्ड। इट इंटरैक्ट विथ वॉट, इट इंटरैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। इस बाहर की वर्ल्ड से इंटरैक्ट करती है। लड़कियाँ क्या है, वो बाहर जा रहे हैं, उन्हें बाहर की दुनिया का पता है कि किसको अपने लाइफ में आना है, किसको नहीं आने देना है। तो दे इंटरैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक। पूछ सकते हैं कौन सी लेयर इंटरैक्ट करते हैं आउटसाइड वर्ल्ड से, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि वो आयंस को, किस आयन को आना है, किस आयन को जाना है, किसको नहीं आने देना है, वो अलाउ करती है, ठीक है। और ये जो प्रोकैरियोटिक का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है। ये जो प्रोकैरियोटिक का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है यूकैरियोट का। मतलब जो यूकैरियोटिक का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और जो प्रोकैरियोट का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। और हम ये यूकैरियोट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आगे चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में। तो जैसा प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूकैरियोट का स्ट्रक्चर में, वैसा ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट का। ये चीज़ थोड़ी सी कॉमन है इनमें, ठीक है। तो मैंने तुम्हें पता है मीजोजोम के बारे में बताया था। तो अब ये सेल वॉल, ये तुम्हें पता है कि सेल मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन है, सेल वॉल नहीं सेल मेम्ब्रेन, ध्यान रखना, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है, तो इस चीज़ को यहाँ पे डिटेल में बताया गया। तो जैसे ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है, तो इस सेल मेम्ब्रेन से जैसे हमारा सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है, इसे हम कहते हैं मीजोजोम। अ स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इसलिए बोला क्योंकि मेम्ब्रेन से निकला है ना, इसलिए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर विच इज़ फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल, विच इज़ फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन हो रहा है सेल के अंदर, ठीक है। ये क्या होता है, कभी कभार वेसिकल के फॉर्म में, टिब्यूल के फॉर्म में, लैमिला के फॉर्म में क्या होता है, ये कभी कभार वेसिकल, कभी कभार ये क्या होते हैं, रुक जाओ बताते हैं। कभी कभार ये क्या होंगे, वेसिकल के फॉर्म में, ऐसे ऐसे, ठीक है, इस फॉर्म में होंगे। कभी कभार क्या होंगे, कभी कभार ये ट्यूब के फॉर्म में होंगे, ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में होंगे। और कभी कभार लैमिला के फॉर्म में, कभी कभार कैसे, लैमिला के फॉर्म में होते हैं। तो मीजोजोम कभी कभार वेसिकल के फॉर्म में, कभी कभार ट्यूब्यूल्स, कभी कभार लैमिला के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। दिस एक्सटेंशन आर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमिला। इसके बाद हम बात करते हैं इनका काम क्या है, किस किस चीज़ में हेल्प करते हैं। तो दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। वेट अ सेकेंड, अब नेक्स्ट स्टेप पेज में चलते हैं हम, ओके। दे हेल्प इन, तो जब भी तुम पता है
क्या करो कि उसके बात करो मीसोसोम को, तो तुम खुद को मीसोसोम समझोगे, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ निकले हुए। अब तुम क्या करोगे, बाहर का भी काम करोगे, अंदर का भी काम करोगे, बीच का भी काम करोगे। मैं तुम्हें बताती हूँ, याद करने का तरीका बता रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तुम कहोगे चलो हम बाहर का काम कर लेते हो। तुम बाहर का पता है क्या काम करोगे, सबसे बाहर क्या है, सेल वॉल। तो तुम कहोगे चलो मैं सेल वॉल की फॉर्मेशन करवा देता हूँ। तो मीसोसोम सेल वॉल की फॉर्मेशन करवाता है, फिर अंदर जाएंगे, ये न्यूक्लियस के अंदर क्या करेंगे, ये डीएनए की रेप्लिकेशन करवा देंगे और उस डीएनए को डॉटर सेल में बांटने का काम करवा देंगे। तो ये न्यूक्लियस के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन करवाते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन करवाते हैं डॉटर सेल के अंदर, ठीक है। बाहर का काम हो गया सेल वॉल फॉर्मेशन, अंदर का काम हो गया डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल। अब उसके बचा क्या, बीच में साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में भी कुछ ना कुछ तो करेगा ये। तो बीच में क्या करोगे तुम, मेसोसोम क्या करेंगे, रेस्पायरेशन करवाएंगे, सिक्रीशन करवाएंगे। और ये क्या करते हैं, मीसोसोम है मतलब एक्सटेंशन है, तो क्या करेंगे, सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे ताकि वहाँ पे एंजाइमेटिक कंटेंट बढ़ सके, ठीक है। तो इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द एंजाइमेटिक कंटेंट। तो अब याद करो, एक और रिपीट करो मेरे साथ। तुम मीसोसोम बन जाओ, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकले हुए अंदर की तरफ। बाहर का काम करवाओगे डीएनए सेल वॉल फॉर्मेशन करवाओगे। अंदर का काम करवाओगे डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब बहुत सारे डीएनए रेप्लिकेट करोगे, डुप्लीकेट बनाओगे उनके, ठीक है। डीएनए के रेप्लिकेशन करवाओगे, उसको डॉटर सेल में बंटवाओगे। अब बीच का काम बचा है, तो बीच में क्या रहकर क्या करवाओगे, रेस्पायरेशन करवाओगे, सिक्रीशन करवाओगे। और तो तुम तो हो ही, तुम तो सरफेस एरिया बढ़ा ही रही हो, तो एंजाइमेटिक कंटेंट भी बढ़ाओगे, एंजाइम का जो काम है वो भी बढ़ाओगे, ठीक है। तो ये सारे हो गया हमारा मीसोसोम A to Z। अब क्या होता है, कुछ प्रोकैरियोट्स में ना, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया जो कि होता है BGA, ब्लू ग्रीन एल्गाई। तो कुछ साइनोबैक्टीरिया में, तो कुछ प्रोकैरियोट्स में, जैसे कि मैंने बताया साइनोबैक्टीरिया जो कि BGA होते हैं, BGA बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गाई। इनमें क्या होता है, एक दूसरा मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होता है जिसे हम कहते हैं क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर जो कि पिगमेंट कंटेन करता है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया में भी याद रखना, बैक्टीरिया में भी पिगमेंट है, साइनोबैक्टीरिया में किसके अंदर, क्रोमेटोफोर के अंदर। ये रहा हमारा साइनोबैक्टीरिया, इससे निकला मीसोसोम। मीसोसोम नहीं, सॉरी, ये रहा हमारा साइनोबैक्टीरिया, उससे निकला क्रोमेटोफोर। इस क्रोमेटोफोर के अंदर क्या होगा, पिगमेंट्स होगा। इस क्रोमेटोफोर के अंदर पिगमेंट्स होगा, याद रखना। साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्रोमेटोफोर होता है जिसके अंदर क्या होता है, पिगमेंट्स होता है। अब क्या होता है कि अब हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया, ओके। उसके बाद आता है ये। तो अब क्या होता है ना कि कुछ बैक्टीरिया मोटाइल होते हैं, मतलब वो चलते फिरते हैं एकदम मस्त मौला। और कुछ होते हैं नॉन मोटाइल कि नहीं भाई मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो एक ही जगह बैठा रहूँगा, ठीक है। तो कुछ होते हैं मोटाइल और कुछ होते हैं नॉन मोटाइल। और जो मोटाइल होते हैं ना, वो चलते फिरते किससे है, क्या है भाई, हम लोग के पास हमारे पास हाथ नहीं, हमारे पास पैर है, उनके पास ऐसा क्या है। तो जो मोटाइल होते हैं, इफ़ मोटाइल, उनके पास एक थिन फिलामेंट मतलब ऐसा सा, ठीक है। दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन जो कि सेल वॉल से निकलता है, जो कि किससे निकलता है, सेल वॉल से निकलता है, जिसको हम कहते हैं फ्लैजिला। याद रखना, ये सेल वॉल का एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन जो कि सेल वॉल से निकलता है जिसे हम कहते हैं फ्लैजिला, ठीक है। जो कि सेल वॉल से निकलेगा जिसे हम कहते हैं, ये रहा हमारा बैक्टीरिया, यहाँ से निकलेगा हमारा फ्लैजिला। और जो फ्लैजिला होता है ना, उसके 3 पार्ट होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, इसके पास होगा, ऐसे समझ लो, मैं याद करने के लिए बता रही हूँ, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं है, बाद में फ्यूचर में पता चलेगा एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है। इनके पास क्या होगा, ऐसे हुक पकड़ने के लिए समझ लो, चलने के, ऐसे मान के चलो, एक फिलामेंट और एक बेसल बॉडी। ये होता है हमारा फ्लैजिला का स्ट्रक्चर, हुक, फिलामेंट, बेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट, बेसल बॉडी, ठीक है। हुक, फिलामेंट, बेसल बॉडी। तो जो इनका फिलामेंट होता है वो देख रहे हो तुम, फिलामेंट जो है इसका लॉन्गेस्ट पोर्शन दिख रहा है। तो ये जो फिलामेंट होता है वो लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है जो कि बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, ठीक है। तो याद रखना, अगर कोई पूछे बाहर की तरफ क्या निकला हो, तुम हुक मत दे देना आंसर, फिलामेंट जो कि लॉन्गेस्ट पोर्शन है, ठीक है। तो फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन जो कि एक्सटेंड करता है फ्रॉम द सेल सर्फेस टू द आउटसाइड। द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन जो कि सेल सर्फेस से बाहर की तरफ निकलता है। तो तुमने ये देख लिया कि मोटिलेटने के लिए इनके पास फ्लैजिला होता है, लेकिन इनके पास और भी सेल सरफेस से निकले हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं। वो होते हैं पिलाए और फिम्ब्री, ठीक है, पिलाए और फिम्ब्री। तो आर ऑल्सो सेल सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ, ये कोई रोल प्ले नहीं करते मोटिलिटी में, इनका कोई काम नहीं है उसको चलने फिराने में, ठीक है। मोटिलिटी में कोई रोल प्ले नहीं करते पिलाए और फिम्ब्री, ठीक है। पिलाए क्या होता है, पिलाए ना एक इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं
ठीक है, इलॉन्गेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि स्पेशल प्रोटीन के बने होते हैं। मैंने ये प्रोटीन का नाम आपको छोटे में लिख दिया, अगर पढ़ना हो तो। पिलीन प्रोटीन, पिलाए है तो पिलीन प्रोटीन, ठीक है। तो जो पिलाए होते हैं ये छोटे से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो कि निकलते हैं, ठीक है। रुक जाओ, मैं तुम्हें बताती हूँ पिलाए कैसे होते हैं। ये पिलाए है, ये रहा हमारा सेल बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया से ट्यूब जैसा निकला हुआ स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं पिलाए। ये पिलाए आर इलॉन्गेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो कि एक स्पेशल प्रोटीन से बने होते हैं। स्पेशल प्रोटीन इज पिलीन प्रोटीन, ठीक है। और ये ना कभी कभार कॉन्जुगेशन ट्यूब भी फॉर्म करते हैं। कॉन्जुगेशन ट्यूब मतलब जो कि ऐसे जेनेटिक मटेरियल का इधर उधर ट्रांसफ़र भी करवाते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्जुगेशन ट्यूब, कॉन्जुगेशन याद रखना, जो कि थोड़ा जेनेटिक मटेरियल का इधर उधर ट्रांसफ़र भी करवाएंगे, ठीक है। तो पिलीन का काम हो गया। उसके बाद आता है हमारे फिम्बरी। फिम्बरी, तुम सुबह सुबह ब्रश करते हो तो जब तुम ब्रश देखते हो तो याद है उसके ब्रिसल कैसे होते हैं, ब्रिसल। तो ये ब्रिसल जैसे होते हैं, ये क्या होते हैं, फिम्बरी आर स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल, जो कि सेल से बाहर निकल रहे होंगे, ठीक है। जैसे कि मैं तुम्हें ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ऐसे ब्रश के ऊपर देखते हैं ना, ऐसे ब्रिसल होता है, तो ऐसे ये ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल से निकले होता है। ये काम करता है कि इसकी हेल्प करता है बैक्टीरिया को चिपकने से, किससे, जैसे कभी रॉक से हो गया या फिर होस्ट सेल से हो गया तो सबस्ट्रेटम से हो गया, ठीक है। तो ये अटैच करते हैं बैक्टीरिया को टू रॉक्स इन स्ट्रीम्स एंड ऑल्सो इन द होस्ट टिश्यू, ठीक है। तो तुम्हें पता चल गया पिलाए, फिम्ब्राए और सब कुछ, ठीक है। पिलाए, फिम्ब्राए और आपको सब कुछ पता चल गया। तो इधर हमारा पूरा सेल वॉल मतलब सेल एनवलप और उसके सेल से एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स के बारे में कंप्लीट होता है, ओके, कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हमारा बचता है वो है, वेट अ सेकेंड, प्रोकैरियोट्स के अंदर जो हमारा बचता है वो है हमारा राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी। मैंने तुम्हें बताया था राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है जो कि प्रोकैरियोट में भी देखने को मिलेगी, यूकैरियोट में भी देखने को मिलेगी। और ये जो राइबोसोम है ना वो प्रोकैरियोट्स में अलग होते हैं और यूकैरियोट्स में अलग होते हैं, अलग टाइप मतलब अलग होते हैं, थोड़ा स्ट्रक्चर वक्चर इनका अलग होता है। तो राइबोसोम जो होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होते हैं हमारे राइबोसोम, ठीक है। और ये कितने होते हैं, 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर के होंगे, 15 से 20 नैनोमीटर के होंगे छोटे से, ठीक है, चिन्नू से। तो 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर के होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होंगे। ये बने होते हैं 2 सब यूनिट्स के, 50S एंड व्हाट 30S। में बताती हूँ कैसे। ये बने होते हैं 2 सब यूनिट के, ऐसे एक होगा 50S और एक होगा 30S। और ये जो S है ना, मैं तुम्हें पहले बता दे रही हूँ, आगे तो बताया जाएगा बट मैं अभी भी बता दे रही हूँ। एस एक स्वेडबर्ग यूनिट या फिर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है। कभी पूछ लेता व्हाट इज S तो बता देना सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट या स्वेडबर्ग यूनिट, ठीक है। तो ये 50S और 30S के होते हैं सब यूनिट, ठीक है। और ये एक साथ टुगेदर कितना फॉर्म करेंगे, 70S। ये मत सोचना कि 50 + 30 80S ना बच्चा, ना, इट इज़ 70S, ठीक है बच्चा। इसका ध्यान देना दैट 50S एंड 30S टुगेदर फॉर्म 70S, ओके। तो जो हमारे प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम होते हैं वो 70S होते हैं जिनके सब यूनिट 50S एंड 30S होंगे। और राइबोसोम का काम क्या होता है, दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन फॉर्म सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस इज प्रोटीन फॉर्मेशन, सिंथेसिस मीन फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये राइबोसोम जो होते हैं वो साइट होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के। और जो सेवरल राइबोसोम, अब क्या होता है कि एक mRNA है, मैं तुम्हें बताती हूँ, वेट अ सेकेंड। एक mRNA है, mRNA, मेरी थोड़ी राइटिंग को इग्नोर करना, हाँ मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, सॉरी। तो जैसे ये हमारा mRNA है तो mRNA पे क्या होता है, बहुत सारे राइबोसोम्स अगर जुड़ जाए, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम, ठीक है। तो अगर सेवरल राइबोसोम में अटैच टू अ सिंगल mRNA और फॉर्म करेंगे एक चेन, उस चेन को कहते हैं हम पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम। एक और बार मैं तुम्हें बताती हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, ये बहुत बार पूछा जाता है बच्चा, तो इसका ध्यान रखना, ओके। इट्स नॉट जस्ट कि जस्ट ऐसे ही अवे वाला टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है, 3 से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं भाई नीट में इससे। ईजी है तो इसका मतलब ये मत समझना कि अरे ठीक है, ध्यान देने वाला टॉपिक है। तो ये mRNA है, mRNA में बहुत सारे अगर राइबोसोम जुड़ जाए तो उसे हम कहेंगे पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। अब ये जो राइबोसोम है, ये जो पॉलीसोम के राइबोसोम हैं, इस mRNA को कन्वर्ट कर देते हैं प्रोटीन में,
ठीक है, किस में कन्वर्ट कर देते हैं, प्रोटीन में। जो पॉलीसोम के राइबोसोम है वो कन्वर्ट कर देते हैं mRNA को प्रोटीन में, समझे। मैं देखो एक और बार बना के दिखाती हूँ, जब तक तुम्हें क्लियर नहीं होता तब तक तुम्हें समझाऊंगी। जैसे कि ये जो mRNA है, mRNA के जो राइबोसोम है, ठीक है, वो mRNA को कन्वर्ट कर देंगे प्रोटीन में, ठीक है। तो ऐसे भी एक तरीका का प्रोटीन सिंथेसिस करवा लिया राइबोसोम ने, समझे। तो उसके बाद हमने पूरा राइबोसोम पढ़ लिया। उसके बाद आता है हमारा इंक्लूजन बॉडी। मैंने तुम्हें बताया था स्पेशल, ये थोड़ा यूनिक कैरेक्टर है इंक्लूजन बॉडी, ठीक है। इंक्लूजन बॉडी इज़ अ रिजर्व मटेरियल इन, रुक जाओ, दिख नहीं रहा होगा ना, तो मैं थोड़ा जूम कर रही हूँ, ठीक है। ओके तो जो इंक्लूजन बॉडी जो होता है वो रिजर्व मटेरियल होता है। इंक्लूजन बॉडी इज़ अ रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब जहाँ पे थोड़ा स्टोरेज वोरेज के लिए काम आता है, जो कि इवन स्टोर्ड होता है साइटोप्लाज्म में। इंक्लूजन बॉडी तुम्हें पता है साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेगा, ठीक है। दीज आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम। प्रोकैरियोटिक में मिला तो मेम्ब्रेन सिस्टम तो वैसे भी नहीं होना है, तो इसमें कोई मेम्ब्रेन सिस्टम नहीं होता, ये लाई करता है फ्रीली इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म जैसे फ्रीली है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान रख लेना, पूछ सकता है कि कौन सा इंक्लूजन बॉडी है, कौन सा। फॉस्फेट, साइनोफिशियन ग्रेन्यूल, फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफिशियन ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, ठीक है। फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफिशियन ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। उसके बाद जो गैस वैक्यूल है ना, गैस वैक्यूल जो होता है वो फाउंड होता है ब्लू ग्रीन में, ये चैप्टर। तो आगे बचता हमारा यूकैरियोटिक सेल। अभी पढ़ा हो गया मैं 51 या 51 मिनट्स हो चुके हैं। तो ऐसा करते हैं, हम इस यूकैरियोटिक सेल का सब कुछ पूरा एंड तक, न्यूक्लियस तक, नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रोवाइड करते हैं।